कि ओशो ने एक प्रवचन में कहा कि प्रथम 25 वर्षों में बच्चों के लिए एक सुनियोजित व्यवस्था की जाए तो उनके 4 शरीरों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। कृपया इस संबंध में कुछ कहें। पहले शरीर की बात तो मैंने आपसे कही, न्यूट्रिशन, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना नहीं खाना, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस भाव दशा में खाना। एक अच्छे माहौल में, हंसी खुशी के वातावरण में, तनाव रहित होकर, रिलैक्स होकर भोजन करना। प्रथम 7 साल मुख्य रूप से शरीर का निर्माण हो रहा है बहुत तीव्र गति से। जितने किलो का बच्चा जन्मता है 6 महीने में उसका वजन उससे 2 गुना हो जाता है। आप समझते हैं 100% वजन बढ़ गया 6 महीने में। कितनी फास्ट स्पीड से शरीर निर्मित हो रहा है। और इसके पहले मां के गर्भ में उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल है कि कितने प्रतिशत। शुरुआत हुआ था फर्टिलाइजेशन में एक इतनी छोटी सेल जिसका वजन भी नापना मुश्किल है, कुछ माइक्रोग्राम्स में। और 9 महीने में 2.5 किलो वजन हो गया। ऑलमोस्ट इन्फिनिट टाइम्स, इन्फिनिट नहीं तो करोड़ों गुना तो कम से कम हो गया। बहुत तीव्र गति से शरीर का विकास हो रहा है। और इस समय माता पिता को, परिवार को, समाज को, शिक्षा प्रणाली को, सबको जोर देना चाहिए एक सुंदर, स्वस्थ, सुडौल शरीर विकसित हो सके। क्योंकि अगर इन 7 सालों में अच्छा शरीर नहीं बन सका फिर बाद में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। तो स्वास्थ्य का आधार प्रथम 7 सालों में विशेष रूप से इसी पर जोर देना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कि बचपन खाने पीने, खेलने कूदने के लिए है, बच्चों पे पढ़ाई का बोझ नहीं डालेंगे। ओशो को स्कूल में एडमिशन दिलाया था 10 साल की उम्र में। और ओशो ने कई जगह इस बात को कहा है कि उसी की वजह से उनके भीतर इतनी जागरूकता, इतनी बुद्धिमत्ता, ऐसा अद्भुत विवेक पैदा हो सका। 2.5 साल के बच्चे के ऊपर हमने बस्ते का बोझ लाद दिया और उसको केजी स्कूल भेजने लगे। वो रोते रोते जा रहा है बेचारा, परेशान, व्यथित, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्कूल की जब छुट्टी होती है तब खुशी से चिल्लाते हुए बच्चों को भागते हुए देखें, ऐसा लगता है जैसे किसी जेल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और कैदी भाग खड़े हुए हैं। हम कितना अत्याचार बच्चों पे कर रहे हैं। अभी वो इस योग्य हुए ही नहीं थे। वो घर लौट के आएगा, फिर उसको होमवर्क करना है और फिर ट्यूशन क्लास जाना है, उसके प्राण ले लो बिल्कुल। अभी शरीर बनने का समय था और हम उसका मन बनाने की कोशिश करने लगे। इन दोनों चीज़ों में कुछ मैचिंग नहीं है। हम उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, अनावश्यक बोझ उस पर डाल रहे हैं। और इस प्रोसेस में उसके शरीर की जो स्वास्थ्य स्थिति होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाएगी। उसकी ऊर्जा को हम जबरदस्ती डाइवर्ट कर रहे हैं मन में, विचारों में, सीखने में। 7 साल से 14 साल तक की उम्र भाव शरीर के विकास की है। इस पर पूरा जोर होना चाहिए। जिन बच्चों को माता पिता से, परिवार से, आसपास के लोगों से स्नेह नहीं मिला, उनके हृदय की भावनाओं का विकास कभी भी ठीक से नहीं हो पाएगा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि जो लोग पागल हो गए हैं अथवा विक्षिप्त होकर अपराधी बन गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये कैसे किसी का मर्डर कर देते हैं? इनको कुछ भी फील नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, किसी के जीवन का सम्मान नहीं है। और मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि ये वे लोग हैं जिनको बचपन में जब इनको भावनात्मक सपोर्ट चाहिए थी, इनको वह नहीं मिली।
बच्चे के भीतर भाव का विकास हो रहा है, इसकी इमोशनल बॉडी डेवलप हो रही है, उसके बहुत सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। एक प्रेम, एक सम्मान उसको मिले, तभी वह दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान से भर पाएगा। फिर बाद में बहुत मुश्किल है, फिर हम जो भी सिखाएंगे वह सब झूठा होगा, नकली होगा, पाखंड होगा, एक्टिंग होगी। उसकी इमोशनल बॉडी डेवलप नहीं हो पाई तो याद रखना, जिस समय पे जो बॉडी डेवलप हो रही है उसमें सपोर्ट मिल जाए तो सब चीज़ें बहुत आसान हैं। बाद में फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तब भी वैसा अच्छा परिणाम फिर नहीं आएगा। 14 साल की उम्र तक भाव शरीर का विकास है, उसमें सब प्रकार का सहयोग, सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वह प्रेम करने में सक्षम हो पाएगा। एक भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना उसके भीतर डेवलप होगी। हम कुछ उल्टी ही बातें सिखा देते हैं इस उम्र में, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, अर्थात सबके साथ शत्रुता की भावना, जैसे सब दुश्मन हैं और तुमको इनको पीछे पछाड़ना है और आगे निकलना है। हमने उसके भाव शरीर में जहर के इंजेक्शन लगा दिए। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ा हो के ये ओवर एम्बिशियस ना हो जाए, शोषणकर्ता ना हो जाए, कि आतंकवादी ना हो जाए, कि अपराधी ना हो जाए। हमने उसके बीज डाल दिए उसके भाव शरीर में। जिस बच्चे को इस समय प्रेम नहीं मिला, उसका हृदय विकसित ही नहीं हो पाएगा। हृदय का विकास रिस्पॉन्स में होता है। प्रेम मिलेगा तो प्रेम पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। शरीर के न्यूट्रिशन को तो हम जानते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो शरीर में कमी हो जाएगी, कि आयरन नहीं मिला तो खून की कमी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही प्रेम भी भोजन है। जिन बच्चों को बेशर्त प्रेम मिलता है, एक सम्मान मिलता है, उनके भीतर हृदय का अद्भुत विकास होता है। अक्सर अधिकांश लोगों को तो यह बात कभी ख्याल में भी नहीं आती कि बच्चों को आदर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तभी यह दूसरों का आदर कर सकेगा। इसके जीवन का सम्मान होगा तो यह जीवन मात्र का सम्मान कर सकेगा। फिर तीसरे शरीर का समय आता है, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश। इसमें जो चीज सहयोगी होंगी वे हैं इसके भीतर साहस, आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के उपाय। मणिपुर केंद्र साहस का, शक्ति का, संकल्प का केंद्र है। अगर इस समय इसके भीतर साहस पैदा नहीं हुआ, फिर जीवन में कभी ये क्रांतिकारी ना हो सकेगा, बगावती ना हो सकेगा, रूढ़िवादी, परंपरावादी कभी हिम्मत का कोई कार्य ना कर सकेगा। और जिसके भीतर हिम्मत पैदा नहीं हुई, जो भीड़ से संघर्ष नहीं कर सकता, स्थापित मान्यताओं से भिन्न कुछ सोच भी नहीं सकता, समझो इसकी रीढ़ ही टूट गई। ये अपने बलबूते कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आपने ओशो की किताब स्वर्णिम बचपन पढ़ी होगी, ग्लिम्प्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड। उसमें आप देखेंगे ओशो के अंदर कैसा अदम्य साहस, न केवल उनके अंदर बल्कि अपने संगी साथियों में भी वह प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वो जो टीन एज है उसमें बहुत जरूरी है हम खतरों के खिलाड़ी बने। अगर उस एज में हम नहीं बन पाए तो फिर कभी नहीं बन पाएंगे। फिर हम एक रोबोट की तरह समाज के गुलाम हो जाएंगे।
वो समय है अपने भीतर के स्वधर्म का हम पालन करें और उसके अनुसार हम व्यवहार करें, अपने भीतर छिपी हुई हिडन टैलेंट्स को पहचानें, उनके अनुसार अपना जीवन जिएं, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाने की, तो वह साहस हम में हो। ये छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड किया जाना चाहिए। हम उल्टी बात सिखाते हैं डिसिप्लिन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर, घर में और स्कूल में और सब जगह, कि जो कहा जा रहा है उसके आज्ञाकारी बनो। पिताजी ने कुछ कह दिया, अब बस ठीक वैसे ही व्यवहार करना जैसा रामचंद्र जी ने किया था दशरथ की आज्ञा का। खबरदार जो कोई सवाल उठाया, उस बच्चे की एस्ट्रल बॉडी कमजोर रह जाएगी। हर चीज पे सवाल उठाने दो, उनको सपोर्ट करो। मत कहो कि पेड़ पर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे, खतरा है, टांग टूट जाएगी। कोई बात नहीं। अगर धरती पर हर साल 1000-2000 बच्चों की टांग टूट जाए और 10-5 की डेथ हो जाए पेड़ से गिरने में, ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन वो संकल्प शक्ति टूट जाए, साहस की वृत्ति टूट जाए, वो बहुत बड़ा नुकसान है। जिंदगी भर वो अपाहिज की तरह जिएगा। करने दो उसको खतरे के काम। ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए तो उसकी एस्ट्रल बॉडी, उसका सूक्ष्म शरीर बहुत मजबूत हो सकेगा। इसके बाद समय आता है मनस शरीर के विकास का, विचार शक्ति। और कहीं ना कहीं अनजाने में हम जानते हैं कि किसी युवक युवती के भीतर बुद्धि का विकास इस उम्र में ही होता है। इसलिए दुनिया में धारणा है कि 21 साल के बाद ही किसी को हम विवाह योग्य मानते हैं। क्या वो उसमें इतनी अकल आ गई कि वह स्वयं के लिए निर्णय कर सकता है? कि हम उसे वोट देने योग्य मानते हैं? कौन सरकार बनाए, इतनी सोच विचार की क्षमता उसमें पैदा हो गई। यद्यपि माता पिता को कभी भरोसा नहीं आता कि उनकी संतान में इतनी अकल आ गई, वास्तव में नहीं आ पाती, क्योंकि विचार की क्षमता को भी हम सब प्रकार से तोड़ते हैं। और उसका मुख्य है, हम चाहते हैं कि सब लोग आज्ञाकारी बने। और जहाँ आज्ञाकारिता पर, अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा जोर है, वहाँ हम सैनिक तो बना सकते हैं। सैनिक के लिए आईक्यू की जरूरत नहीं होती। वास्तव में चाहते हैं कि आईक्यू डेवलप हो, तो हमें एक अलग प्रकार का माहौल निर्मित करना होगा। ओशो को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो प्रोफेसर से इतने प्रश्न पूछते थे कि बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। प्रोफेसर के पास जवाब नहीं, और ये बड़ी अपमानजनक स्थिति है कि विद्यार्थी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। और कई महीने गुजर गए, अभी पहले चैप्टर पर ही बात अटकी है, बाकी का कोर्स कब खत्म होगा? पहले चैप्टर निपटे तब आगे बढ़े। विचार की क्षमता, किसी भी विचार को, विश्वास को, धारणा को स्वीकार नहीं करना। तुम्हारे भीतर एक तराजू है, उस पर तौलना। निश्चित रूप से संदेह की वृत्ति सिखाई जानी चाहिए। हम सिखाते हैं विश्वास करो, और इस समय सिखाया जाना चाहिए कि संदेह करो, हर चीज पर डाउट करो, और तुम खुद पता लगाओ, तुम चिंतन मनन करो। ये तुम्हारा कार्य है। दूसरे तुम्हारे सवाल का कैसे जवाब देंगे? ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे भीतर से क्वेश्चन आया है, तुम्ही को खोजना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
हम दूसरों से सवाल पूछ के सस्ते में निपटाना चाहते हैं। जिज्ञासा मेरे भीतर जन्मी है, दूसरा कैसे उत्तर देगा इसका? ठीक है, दूसरों से समझना, गाइडेंस प्राप्त करना, लेकिन फाइनल ये होना चाहिए कि मेरे भीतर से जो जवाब आएगा वो मेरे लिए ऑथेंटिक है। ना आस्तिक बनना, ना नास्तिक बनना, वास्तविक बनना। किसी की मानने की जरूरत नहीं। तुम अपने भीतर टटोलो, यथार्थ क्या है, सत्य की खोज स्वयं करो। सत्य की खोज विचारशील बनने के लिए आमंत्रण। लेकिन अगर हम विचारों का, जानकारी का बहुत ज्यादा बोझ बच्चों पर डाल देंगे तो उनके भीतर विचार की शक्ति को यह पैदा ही नहीं होने देगा। इस बात को समझना। एक है विचारों की भीड़, जानकारी का संग्रह जो हमने ठूंस दिया खोपड़ी में, यह विचार शक्ति नहीं है। विचार शक्ति अलग बात है। ऐसे समझना, कुंभ के मेले में भीड़ लगी है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन इसमें कोई शक्ति नहीं है। कोई यहां जा रहा, कोई वहां जा रहा, कुचल के मर जाने की संभावना ज्यादा है। कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण वहां हो नहीं सकता। एक सैनिक हैं, परेड कर रहे हैं, उनसे कहा गया बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ गए, तेज चलने को कहा तो तेज चलने लगे। इसमें शक्ति है। अगर हमारे भीतर विचार समस्याओं का समाधान करने के लिए इस स्थिति में आ जाएं कि वो परेड कर सकें, तब एक शक्ति पैदा होती है। विचार की क्षमता, ये विचार की भीड़ से भिन्न बात है। एक व्यक्ति हो सकता है बहुत विद्वान हो, बिल्कुल गूगल ज्ञानी, जो पूछो तुरंत बता दे, लेकिन जरूरी नहीं कि यह विचारशील हो। और इसका विपरीत भी संभव है। एक व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है दुनिया के बारे में, लेकिन अत्यंत प्रज्ञापूर्ण, विवेकपूर्ण है। संत कबीर साहब को क्या कहोगे, जो कहते हैं मसीह कागज लियो नहीं, कभी दस्तखत नहीं किए, कागज कलम में हाथ नहीं लगाया, कोई ग्रंथों की, शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं, लेकिन इनके जैसा हाई आईक्यू लेवल शायद ही किसी का हुआ हो। विद्वत्ता नहीं है, विचार क्षमता है। और तभी दो दो लाइन के छोटे से दोहे में उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बातें उजागर कर दी, बड़े बड़े विद्वान न कर पाए। विचारों का अतिशय बोझ लादना, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहना विचार क्षमता को नष्ट करता है। इंटरनेट और गूगल अपने विज्ञापन और जो जानकारी वो आपके भीतर घुसाना चाहता है वो घुसा रहा है जबरदस्ती। आपने एक बार कोई चीज सर्च कर ली, अब बस बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू हो गया। जहां आपने खोला उसी विषय से संबंधित विज्ञापन दाता जो दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखाते जा रहे हैं। आपके अंदर विचार शक्ति पैदा नहीं हो रही, आप सम्मोहित हो रहे हैं। यू आर गेटिंग हिप्नोटाइज्ड। एक खास प्रकार के विचार आपके भीतर डाले जा रहे हैं। आपको लगने लगा कि मेरा विचार है, मेरा निर्णय है। ये आपका निर्णय नहीं है, आपने कभी सोचा विचारा नहीं है कि रिपीटिशन के द्वारा एक सम्मोहन की अवस्था पैदा हो गई है। और एडवर्टाइजर्स जो चाह रहे थे, आपको लगने लगा कि आपका निर्णय है। सावधान। विशेषकर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है। क्या मेरा विचार है और क्या पराया है? और
उस उम्र में 21 से 28 के बीच विशेष रूप से इसके प्रति हम सतर्क करें कि ठीक है, जानकारी उपयोगी है प्राप्त करना, लेकिन वह तुम्हारा विचार नहीं है। तुम अपना चिंतन मनन जारी रखो। आने वाले युग में संभव है कि मस्तिष्क में छोटे छोटे चिप्स डाल के इम्प्लांट ही कर दिया जाए। किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो उसको 5-7 साल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर जो जो जानता है वो सब एक छोटी सी चिप में आ जाएगा। शायद कान के पास कहीं स्किन के नीचे इंसर्ट करके उसको मस्तिष्क से जोड़ने का उपाय कर दें, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको उपलब्ध हो जाएगी। सब प्रकार की जानकारी, और उसको ऐसा झूठा एहसास होगा कि मैं ये जानता हूं। अब भेद समझना, अभी जिसको हम अपना मन कह रहे हैं, मनस शरीर कह रहे हैं, वो प्रकृति के द्वारा दिया गया स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरीज, स्मृति आलय है। भगवान बुद्ध ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, स्मृति आलय। वो हमारी डाटा स्टोरेज है, प्रकृति ने जो हमको दी है। जिसको हम AI कह रहे हैं वो कृत्रिम रूप से बनाई गई डाटा है। इन दोनों में जोड़ बिठाया जा सकता है। तो अब अच्छे से समझ लेना, AI से समझना आसान है। अगर हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन डाल दी जाए और एक ब्राउज़र की तरह हमारा दिमाग काम करने लगे और जो भी हम सोचें उसके संबंध में तुरंत हमें सारी जानकारी मिल जाए, पूरे विश्वकोश से, विकिपीडिया से, हमको ये लगने लगेगा कि ये मैं जानता हूं। ठीक ऐसा ही हमको प्राकृतिक स्मृति आलय से मिली जानकारी से लग रहा है कि मैं जानता हूं। दोनों में कुछ भेद नहीं है। एक प्रकृति ने निर्मित किया है, एक वैज्ञानिकों ने निर्मित कर देंगे, और हम धोखे में आ जाएंगे कि ये मेरे विचार हैं। हम उस धोखे में जी रहे हैं। किसी व्यक्ति से कह दो आपके विचार गलत हैं, मैं आपकी फिलॉसफी से सहमत नहीं हूं, अभी बंदूकें निकल आएंगी, तलवारें खिंच जाएंगी, दंगा फसाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये समझता है कि ये विचार ही मैं हूं, आइडेंटिफिकेशन। जबकि उसे कहना चाहिए कि अगर आपको अच्छे नहीं लगते मेरे विचार, हो सकता है अच्छे ना हो, लेकिन ये मेरे नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनली। मैंने कहीं से पढ़ा है, सुना है, ये कोई मेरे विचार नहीं है। मनस शरीर से अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करो। तब विचार शक्ति पैदा होती है। तो ओशो का यह कहना कि शुरुआत के 25 साल 28 साल सुनियोजित ढंग से इन 4 शरीरों के विकास में सहयोगी बन सकें तो अद्भुत परिणाम आ सकते हैं। महर्षि अरविंद ने जो कल्पना की है सुपरमैन की, अति मानव की, वह हमारी साधारण मनुष्यता का सामान्य हिस्सा हो सकता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग जगत में हो सकते हैं। अभी जो थोड़े से विरले लोग हमें समझ में आते हैं, अनूठे दिव्य पुरुष हम जिनको कहते हैं, ये वे लोग हैं जो किसी प्रकार समाज के द्वारा लादे गए, सिकंजे में कसे गए इस जाल में नहीं कसे, किसी प्रकार इन्होंने अपने को बचा लिया। ओशो ने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं, यूनिवर्सिटी से अपनी बुद्धिमत्ता बचा के निकल आया। याद रखना, यूनिवर्सिटी से पैदा नहीं हुई, इन स्पाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसके बावजूद। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग कर पाएंगे। वो जाल इतना मजबूत है, बचना बहुत मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं एक बेहतर मनुष्यता पैदा हो
तो इस बात को खूब प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए कि हम बच्चों के संग अत्याचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हो सकेगी।